नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। गोरखपुर जिले में एक पनगढ़ नाम का गांव पड़ता है और उसी पनगढ़ गांव में रहने वाला संजीव कुमार की जो इस गांव से जो है 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर एक गत्ता फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। महीने में 15 से 16 हजार रुपये कमा लिया करता था। इसके परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम गुंजन देवी होता है, जो कि घर के कामकाज किया करती थी। अब संजीव के परिवार में इसकी एक माँ भी होती है जिसका नाम रोशनी देवी होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन जो संजीव की पत्नी गुंजन होती है उसका चाल चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। संजीव जितने भी पैसे इस फैक्ट्री से कमा कर लाया करता था, उन सारे पैसों को इसकी पत्नी गुंजन देवी चुटकियों में उड़ा दिया करती थी। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब दोस्तों, इनकी शादी को लगभग 8 सालों का समय बीत चुका होता है। इन दोनों के पास कोई भी अपनी औलाद नहीं होती है। इसी वजह से घर में हमेशा झगड़े होते रहते थे। कई बार तो पैसों को लेकर झगड़ा हुआ करता था और कई बार बच्चों को लेकर झगड़ा हुआ करता था। कई बार तो संजीव की जो माँ रोशनी देवी होती है वह अपनी बहू गुंजन देवी को कहती है कि तुम एक तरह से बांझ औरत हो, तुम्हारे पास कोई भी अपनी औलाद होने वाली नहीं है। लेकिन गुंजन देवी भी कुछ कम नहीं होती है। वह अपनी सासू रोशनी देवी को सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि कमी तुम्हारे बेटे के अंदर है। तुम्हारा बेटा रात के समय जैसे ही मेरे कमरे में आता है तो फिर तकिए लेकर वह अलग जाकर लेट जाता है। वह मुझे समय ही नहीं दे पाता। अगर वो मुझे समय ही नहीं दे पाता, मेरी इच्छा को पूर्ति नहीं कर पाता, तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। और वास्तव में संजीव के अंदर बहुत बड़ी कमी होती है। इसी बात से उसकी जो रोशनी माँ होती है वो भी जानती थी। और आज के समय में जब संजीव वहां खड़ा होता है तो सारी बातों को सुनकर वो नजरें नीचे कर लेता है। लेकिन 15 मिनट का उस वक्त गुजरने के बाद इस गली के अंदर एक सब्जी बेचने वाला आता है। और जब सब्जी बेचने वाले की आवाज गुंजन देवी को सुनाई देती है तो गुंजन देवी अपनी सास को कहने लगती है, मैं थोड़ी सी सब्जियां खरीद कर लाती हूँ। और इसके बाद गुंजन देवी अपनी अपने पति से कुछ पैसे लेती है और पैसे लेने के बाद उस सब्जी बेचने वाले के पास चली जाती है। सब्जी बेचने वाले को बोला जाता है कि मुझे 2 किलो आलू दे दो और एक अच्छा सा बैगन दे दो। जैसे यह बात सब्जी वाले को कही जाती है तो सब्जी वाला इसकी तरफ मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि 2 किलो आलू इसको दे देता है और फिर एक बैगन भी साथ में दे देता है। सब्जी वाले की समझ में ये बात नहीं आती है कि यह महिला ने 2 किलो आलू खरीदी है, साथ में एक ही बैगन क्यों खरीदा है। आखिर क्या वजह है। आखिर सब्जी खरीदने के बाद गुंजन देवी अपने घर पर आ जाती है और जब गुंजन देवी की सास रोशनी देवी इसके हाथों में सब्जी देखती है तो देखकर बड़ी दंग रह जाती है। उसकी समझ में नहीं आता। रोशनी देवी सोचने लग जाती है कि बहू गुंजन ने 2 किलो आलू खरीदे और साथ में रोज एक बैगन ही क्यों खरीदती है। आखिर इस बैगन का क्या करती है। और इस तरीके से थोड़ा वक्त गुजरने के बाद गुंजन देवी का पति संजीव अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन घर पर गुंजन देवी और गुंजन की सास रोशनी देवी दोनों अकेली रह जाती हैं। लेकिन 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद गुंजन उस बैगन को लेकर बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम में जाने के बाद बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। और सब ये गुंजन की जो सास रोशनी हो रही होती है वो देख रही होती है। 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाता है। गुंजन देवी अपने उस बाथरूम से बाहर निकलती है और इतना वक्त बीत जाता है तो इसके बाद जो गुंजन की सास होती है रोशनी, वह सारी बातों को समझ जाती है। ये रोशनी देवी सोचने लगती है कि इसकी बहू बैगन को लेकर हर रोज बाथरूम में जाती है और 25 से 20 मिनट के बाद बाथरूम से बाहर निकलती है। और इन सारी बातों को जब रोशनी देवी समझ जाती है और ये महिला गुंजन उस बाथरूम से बाहर निकलती है तो फिर रोशनी देवी अपनी बहू गुंजन को कहने लगती है, देखो गुंजन, ये अच्छी बात नहीं है। एक दिन ये बैगन तुम्हारी जान ले लेंगे अगर तुमने ये काम नहीं छोड़ा तो। गुंजन वहां पर नीचे नजर कर लेती है, लेकिन गुंजन अपनी सास की सारी बातों को एक कान से सुनती थी और दूसरी कान से बाहर निकाल देती थी। गुंजन नहीं जानती थी कि जो बैगन हर रोज खरीद कर लाती है कल भविष्य में जाकर उसकी जान लेने वाला है। लेकिन गुंजन देवी मन पर उसकी जो सास की बातों पर कोई भी गहरा असर नहीं पड़ता है। अब गुंजन सोचने लग जाती है कि इसका पति इसकी इच्छा को पूर्ति नहीं कर पाता है और इधर से उसकी सास रोशनी देवी इसको ताने मारने लगती है। अब गुंजन देवी किसी गैर मर्द का सहारा लेने के बारे में अपने माइंड में सोचने लगती है। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आई जाती है। 1 दिसंबर 2025 का दिन शाम के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। संजीव कुमार अपने गत्ता फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ गुंजन की सास रोशनी देवी भी पड़ोसियों के घर चली जाती है और गुंजन देवी अपने घर में अकेली रह जाती है। लेकिन गुंजन अपने घर से बाहर निकलती है तो उसकी नजर सामने पड़े एक दुकानदार पर पड़ती हैं। आज वह दुकान बंद नहीं पड़ी होती है, बल्कि
उस दुकान के अंदर एक लड़का सोमनाथ सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया था। और जैसे ही महिला गुंजन की नजर इस सब्जी बेचने वाले लड़के सोमनाथ पर पड़ती है तो सोमनाथ को देखकर यह महिला काफी दंग रह जाती है। गुंजन सोचने लगती है कि अब तो मेरे घर के सामने दुकान खुल चुकी है और इस दुकान पर बहुत ही हैंडसम लड़का बैठता है जिसका नाम सोमनाथ होता है। और सोमनाथ को यह महिला हासिल करने के बारे में सोचने लग जाती है। अब ये महिला गुंजन देवी सोमनाथ की दुकान पर सब्जी लेने के बहाने जाने लगती है और सब्जी सब्जी खरीदकर उसकी दुकान से अपने घर लाया करती है। साथ ही साथ ये सोमनाथ के साथ काफी देर तक बातचीत भी किया करती थी। लेकिन सोमनाथ नाले का ढीला होता है, लंगोट का ढीला लड़का होता है, वो आवारा किस्म का होता है। और सोमनाथ भी इस महिला पर काफी हद तक फिदा हो चुका होता है। इस तरीके से 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। आखिर एक तारीख आई जाती है, 20 दिसंबर 2025 का दिन सुबह के 9 बजे के आसपास ये वक्त होता है। ये महिला गुंजन देवी सोमनाथ की दुकान पर सब्जी खरीदने के लिए चली जाती है। और सोमनाथ को बोला जाता है कि मुझे 2 किलो आलू दे दो और साथ में एक अच्छा सा बैगन दे दो और टमाटर दे दो। सोमनाथ इसकी बातों को सुनता है तो वह दंग रह जाता है। वह सोचने लगता है कि यह महिला हर रोज मुझसे 2 किलो आलू और टमाटर साथ में एक ही बैगन क्यों खरीदती है। लेकिन हर रोज एक ही बैगन क्यों खरीदती है, इसकी क्या वजह है। सोमनाथ के मन में जो है ये भावना जागृत हो जाती है कि मुझे इससे पूछ लेना चाहिए। अब जब ये भावना जागृत हो जाती है, सोमनाथ जो है इस महिला से पूछने लगता है, तुम हर रोज 2 किलो सब्जी खरीद लेती हो लेकिन साथ में एक ही बैगन क्यों खरीदती हो, इसका क्या कारण है। तभी महिला वहां पर हंसते मुस्कुराते सोमनाथ को कहने लगती है, देखो सोमनाथ, तुम जानते हो मेरा पति दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और जब रात को थक हार कर सो जाता है, घोड़े बेचकर सो जाता है, लेकिन वो मुझे वक्त नहीं दे पाता। अब ऐसी ऐसी बातों को जब ये महिला करने लगती है तो सोमनाथ कहने लगता है कि भाभी तुम्हें आज से किसी बैगन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सोमनाथ इस बात को इस महिला से कहने लगता है तो गुंजन देवी इसकी तरफ मुस्कुराकर कहने लगती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। सोमनाथ कहता है, मेरे घर पर कोई नहीं है, जैसे ही मैं सब्जी खरीद कर अपने घर पर आता हूँ तो मैं तुम्हारे घर पर भी आ जाया करूंगा। अब दोस्तों इस बात से वो महिला जो है खुश हो जाती है और सोमनाथ भी खुश हो जाता है। अब सोचने लगता है कि ये महिला मुझको मौका दे रही है तो मैं इसका मौके का फायदा क्यों ना उठा लिया जाए। अब ये महिला सब्जी खरीदने के बाद अपने घर पर चली जाती है और फिर सोमनाथ आने का इंतजार करने लगती है। आखिरकार सोमनाथ अपनी दुकान का शटर बंद करता है। शटर बंद करने के बाद इस महिला के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है और फिर ये महिला जो है उसका इंतजार करने लगती है। और जैसे ये महिला उसको देखती है कि सामने घर के खड़ा हुआ है, आज के समय में ये दोनों मिलकर अपनी ही रजामंदी से दोस्तों घर के अंदर चले जाते हैं और गलत काम करने लग जाते हैं। ये दोनों गलत रिश्ते कायम करते रहते हैं तब तक इनका मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही दोनों का मन खुश हो जाता है तो दोनों की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है और फिर जो है ये महिला कहने लगती है कि मुझे 2,000 रुपये चाहिए। उसी समय ये लड़का जो है इसको 2,000 रुपये देकर जो है वहां से चला जाता है। अब सोमनाथ अपना काम निपटाने के बाद अपने घर निकल जाता है। इस तरीके से जब वह गुंजन को मौका मिलता था तब सोमनाथ को फोन कॉल किया करती थी, सोमनाथ को अपने घर पर बुला लेती थी। ये दोनों अपनी मर्जी से अपना वक्त गुजार लिया करते थे। अब गुंजन देवी होती है बहुत ही खुश रहने लगती है क्योंकि गुंजन इस लड़के सोमनाथ से कुछ पैसे भी लिया करती थी और फ्री में सब्जी भी खरीद लिया करती थी। लेकिन गुंजन नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर यही सब्जी यही बैगन उसकी जान लेने वाला होता है। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिर एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें जो है 1 जनवरी 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़का सोमनाथ अपनी दुकान पर सब्जी बेच रहा होता है। उसी समय सोमनाथ एक दोस्त होता है जिसका नाम प्रवीण होता है, वो उसके पास आता है। प्रवीण अपने दोस्त सोमनाथ को कहने लगता है कि सोमनाथ, तुम दिन रात अपनी दुकान पर काम करते हो, अच्छे खासे पैसे कमाते हो, कभी बैठकर मौज मस्ती भी कर लिया करो। अब जैसे ही मौज मस्ती की बात आती है तो लड़का सोमनाथ कहने लगता है कि चलो आज बैठकर कहीं अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं। और इसके बाद सोमनाथ अपनी दुकान का शटर बंद करता है और अपने दोस्त प्रवीण को लेकर पास ही के एक ठेके पर चला जाता है। ठेके से शराब खरीदने के बाद ये दोनों नदी के किनारे बैठ जाते हैं। वहां पर दोनों बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है पीते पीते, फिर सोमनाथ की हालत ऐसी हो जाती है कि वो अपने दोस्त प्रवीण को कहने लगता है, देखो प्रवीण, आज मेरे पास बहुत अच्छा समय है क्योंकि आज मैं बेहद बहुत खुश हूँ। अब प्रवीण अपने दोस्त सोमनाथ को कहने लगता है कि ऐसी कौन सी खुशी का राज है जो तुम इतने खुश हो और ये बात कह रहे हो।
तभी वो कहता है कि मेरी दुकान के ठीक सामने एक संजीव नाम का लड़का का घर है। संजीव की एक पत्नी है जिसका नाम गुंजन है। मैं उससे मिलता जुलता रहता हूँ, और जैसे ही ये बात प्रवीण के नाम के लड़के को पता चल जाती है तो वो अपने दोस्त सोमनाथ को कहने लगता है कि तुम हर रोज उसके घर पर जाते हो। तो सोमनाथ कहने लगता है, हाँ मैं हर रोज उसके घर जाता हूँ। प्रवीण अपने दोस्त सोमनाथ को कहने लगता है कि मुझे उसके पास ले चलो, लेकिन प्रवीण को कहता है कि इसके लिए तुम्हें पैसे लगेंगे। अब वो प्रवीण कहने लगता है कि तुम पैसे की फिक्र मत करो, मैं उसे जितने पैसे वो मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी काफी समय हो गया। अब वो कहता है कि उसके पास कॉल करो, उसके घर चलते हैं। इसके बाद जो लड़का होता है सोमनाथ उसी समय महिला गुंजन देवी के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रवीण है, जो तुमसे मिलना चाहता है और बदले में जो तुम्हें जितने पैसे तुम मांगोगी वो देने के लिए तैयार है। अब गुंजन देवी पैसे की लालच औरत होती है, वो पैसों के बसीबूत आकर जो कहने लगती है कि तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर में ना तो मेरी सास और ना मेरा पति है। अब जैसे ही दोस्तों इस बात को सुनते हैं तो दोनों दोस्त बेहद खुश हो जाते हैं। उसी समय पेविन और दोनों मोटरसाइकिल उठाते हैं उसके घर पहुंच जाते हैं। अब गुंजन देवी के घर के सामने देखती है तो दोनों दस्तक देने लगते हैं। गुंजन देवी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। गुंजन देवी इन दोनों लड़कों को बेहद खुश हो जाती है देखकर, जिसको पैसे मिलने वाले होते हैं। गुंजन देवी कहती है कि पहले तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, फिर तुम मेरे घर के अंदर आ सकते हो। ये लड़का देखते ही देखते अपनी जेब से पिरामिड जो होता है इस महिला को 3,000 रुपए पकड़ा देता है। महिला पैसे को लेकर बेहद खुश हो जाती है। गुंजन देवी इन लड़कों को अपने घर के अंदर ले जाती है और फिर मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है। बंद करने के बाद दोनों लड़कों को अपने कमरे के अंदर ले जाती है, और फिर इनके साथ जो है दोनों लड़के के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। दोनों लड़के ये महिला के साथ तब तक गलत काम को करते हैं तब तक इनका मन खुश नहीं हो जाता है। अब ये तीनों जो है, जब तीनों के मन को शांति मिल जाती है, फिर ये महिला गुंजन देवी इसको कहने लगती है कि तुम हर रोज तीसरे चौथे दिन मेरे घर पर आ सकते हो, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। फिर भी और उसका दोस्त कहने लगता है कि तुम पैसे की फिक्र मत करो, तुम्हें जो है पैसे मिल जाया करेंगे। अब ये दोनों लड़के, जब इन दोनों को मौका मिलता था समय समय पर उस महिला के साथ वक्त गुजारते थे और कुछ पैसे दिया करते थे, और बड़ी आसानी से इसके घर से चले जाया करते थे। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते और ये महिला बहुत ही गलत रास्ते पर आ जाती है। एक तारीख आ जाती है 10 अक्टूबर 2026 का दिन होता है। 10 बजे के आसपास गुंजन देवी अपने घर में कामकाज कर रही होती है। गुंजन का पति फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। उसी समय गुंजन की सास रोशनी देवी कहती है कि मैं अपनी पड़ोसन से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद घर आऊंगी। अब ये जो बात कहने के बाद जो है रोशनी देवी अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है। लेकिन उसी समय जो है प्रवीण के पास वो फोन कॉल करती है और कहती है कि मुझे जो है 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। प्रवीण कहने लगता है कि मैं 5,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर पर भी आऊंगा। गुंजन कहती है कि तुम मेरे घर पर आ सकते हो, और इसके बाद जो है प्रवीण अपने दोस्त सोमनाथ की दुकान पर जाता है। सोमनाथ को कहता है कि चलो आज फिर इस महिला के घर पर चलते हैं, और इस तरीके से सोमनाथ अपनी दुकान का शटर बंद करता है। फिर दोनों दोस्त मिलकर इस महिला के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गुंजन देवी घर का दरवाजा खोल देती है क्योंकि गुंजन को पैसे की जरूरत होती है, और इसके बाद गुंजन देखती है कि दोनों लड़के ठीक सामने खड़े होते हैं। गुंजन देवी दोनों लड़कों को लेकर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन आज ये तीनों नहीं जानते थे कि इन तीनों के साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। अब जैसे ही मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है, फिर गुंजन दोनों लड़कों के साथ फिर से गलत काम करना शुरू कर देती है। 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद गुंजन की जो सास रोशनी देवी है वह अचानक से घर पर आ जाती है। रोशनी देखती है कि इसके घर का दरवाजा अंदर से बंद है, तो उसके बाद रोशनी देवी अपनी बहू गुंजन को आवाज लगाना शुरू कर देती है। कई मिनटों तक आवाज लगाती रहती है, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खोला जाता है। आखिरकार थक हार कर रोशनी देवी घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद जब ये तीनों गलत काम को कर रहे होते हैं तो काफी डर जाते हैं, तीनों सहम जाते हैं। लेकिन वहां पर गुंजन देवी हिम्मत दिखाते हुए उन दोनों लड़कों को कहती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद गुंजन देवी अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल देती है। रोशनी देवी जब घर के अंदर जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रोशनी देवी इन दोनों लड़कों को गालियां देना शुरू कर देती है, साथ में अपनी बहू को भी गालियां देना शुरू कर देती है। लेकिन मौका पाते ही ये दोनों लड़के जो है बड़ी आसानी से इसके घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी इसके बाद जो गुंजन होती है वह मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है।
अपनी सास रोशनी देवी के पैरों में गिर जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि मेरे पति संजीव को ये बात मत बताना, नहीं तो फिर मेरे घर के पूरे घर का सर्वनाश हो सकता है। यहाँ पर जो रोशनी देवी होती है अपनी बहू को जो है कहने लगती है, समझाने लगती है कि अगर आज के बाद तूने ये कदम उठाया, दोबारा उठाने की कोशिश की तो मैं सारी बात तेरे पति संजीव को बता दूंगी। रोशनी चाहती थी कि ये डर जाए, लेकिन ये महिला डरने वाली नहीं होती है। रोशनी इस बात को सोचने लग जाती है कि इस घर की इज्जत बाहर नहीं जानी चाहिए, इसमें हमारी भी बदनामी है। इस तरीके से रोशनी देवी को मन में अपने मन को समझा लेती है, लेकिन आखिरी बात चेतावनी देते हुए कहती है कि आज के बाद तुम्हें ये गलत काम नहीं करना है। लेकिन गुंजन एक ऐसी महिला है जो अपनी सारी हरकतों से अपने पति की सारी बातों को एक कान सुनती थी और दूसरे कान से पार निकाल दिया करती थी। और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन गुंजन देवी अपनी आदत से मजबूर हो जाती है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें जो है 25 अक्टूबर 2026 का दिन आ जाता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। इसकी सास रोशनी देवी जो इसके पास आती है, और जब पास आती है तो बिल्कुल ये महिला अकेली होती है। उसी समय गली के बीच में कपड़ा बेचने वाला आ जाता है, और उस कपड़ा बेचने वाले का नाम सूका सिंह होता है। सूका सिंह हमेशा इस महिला जो है गुंजन को कुछ कपड़े उधार दिया करता था, और आज सूका सिंह अपने जो है 4,000 रुपये लेने के लिए इसके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अब जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो सूका सिंह तब ये महिला गुंजन देवी का घर का दरवाजा खोल देती है। सूका सिंह इस महिला गुंजन को कहने लगता है कि मुझे 4,000 रुपये आज ही देने पड़ेंगे, क्योंकि पिछली उधार सारी बाकी पड़ी है। लेकिन ये महिला गुंजन देवी कहने लगती है मुझे थोड़े कपड़े और लेने और फिर अगले महीने में तुम्हारे सारे कर्ज उतार दूंगी। लेकिन सूका सिंह गिड़गिड़ा जाता है, कहता है कि नहीं, 4,000 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे तभी मैं कपड़ा तुम्हें दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं दे सकता। अब यह महिला जो होती है अपनी बातों में इसे फंसाने वाली होती है। गुंजन कहने लगती है देखो, मेरे घर में ना तो मेरा पति और ना ही मेरी सास है। अगर तुम सारे कर्ज वसूल करना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है। अब कपड़े बेचने वाला सोचने लगता है जब ये महिला मुझे खुद मौका दे रही है तो क्यों ना मैं इस बहती गंगा में डुबकी लगा लेनी चाहिए। अब सूखा सिंह वहां पर जो होता है, इस महिला गुंजन देवी जो होती है वो राजी हो जाते हैं, और दोनों जो है अपने कमरे में चले जाते हैं और कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर इस लड़के को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर सूखा सिंह के साथ गलत काम करना शुरू कर देती है। सूखा सिंह और गुंजन देवी दोनों मिलकर अपनी रजामंदी से इस गलत काम को कर रहे होते हैं। ये काम जब तक करते हैं तब तक इनका मन नहीं भर जाता है। आखिरकार जैसे इन दोनों को खुशी मिल जाती है तो इसके बाद गुंजन सूखा सिंह को कहने लगता है कि मुझे और तुझे अगर और भी कपड़े चाहिए तो बोल देना, और भी कपड़े ले लेना। अब गुंजन देवी उन कपड़ों को लेकर जो है बेहद खुश हो जाती है। गुंजन देवी सोचने लगती है कि अब जो लड़के हैं जो मेरी रजामंदी से बन चुके हैं, मेरे जाल में ये 3 लड़के फंस चुके हैं, अब मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्योंकि ये मुझे पैसे भी दिया करेंगे, साथ में कपड़ा भी फ्री दिया करेगा, और वो सब्जी भी मुझे फ्री में दिया करेंगे। अब भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है इसका कोई अंदाजा नहीं था। इसी तरह से कई दिन गुजरते चले जाते हैं, और एक तारीख वो आई जाती है 6 नवंबर 2025 का दिन, 26 का दिन, सुबह के 9 बजे के आसपास गुंजन देवी अपनी सास रोशनी देवी से कहने लगती है कि सासू आज तुम सब्जी खरीद कर लानी है, मैं किसी की दुकान पर जाने वाली नहीं हूँ। रोशनी बेहद खुश हो जाती है, और रोशनी सोचने लगती है कि उसकी बहू जो है सुधर चुकी है, लेकिन रोशनी नहीं जानती थी कि उसकी बहू सुधरी नहीं है। रोशनी घर से पैसे लेती है, और पैसे लेने के बाद सब्जी वाले की दुकान पर चली जाती है। अब वहां पर आलू खरीदती है और साथ में कुछ सब्जी और खरीदती है, और बैगन भी खरीद कर लाती है, और फिर सब्जी खरीदती है। वे अपने घर पर आ जाती है। अपनी बहू को कहती है कि आज बेटा तुम आलू बैगन की सब्जी बनानी है, लेकिन ये महिला गुंजन नहीं जानती थी कि आज जो बैगन घर पर आए हैं उसी से उसकी जान जाने वाली है। आखिर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद इसकी सास रोशनी देवी भी आदत से मजबूर हो जाती है। रोशनी कहने लगती है कि मैं अपनी पड़ोसन के घर पर जा रही हूँ, 1-2 घंटे के बाद वापस लौटूंगी। इसके बाद ये महिला गुंजन देवी बेहद खुश हो जाती है, और जैसे ही इसकी सास रोशनी देवी पड़ोस वाले घर में चली जाती है तो वो उस समय कपड़ा बेचने वाले सूखा सिंह के पास फोन कॉल करती है। सूखा सिंह को फोन कॉल कर बुला लेती है, और जैसे ही सूखा सिंह इसके घर पर आ जाता है, घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, तो फिर सूखा सिंह अब जो है घर में अंदर आ जाता है। अब गुंजन दरवाजा खोल देती है और इस कपड़े बेचने वाले को फिर अंदर ले जाती है, और घर के अंदर ले जाने के बाद ये दोनों अपनी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। लेकिन 5 से 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद इस महिला रोशनी देवी जो होती है अचानक घर पर आ जाती है। घर का मुख्य दरवाजा बंद होता है और फिर दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। लेकिन आज भी ये महिला गुंजन देवी होती है काफी डर जाती है, सोचने लगती है कि आज इसको
इसके साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। जैसे तैसे करके गुंजन अपने घर का दरवाजा खोलती है और जब इसकी सास रोशनी देवी घर के अंदर आकर देखती है तो नजारा कुछ और ही होता है। रोशनी देखती है कि कपड़े बेचने वाला सूखा सिंह आपत्तिजनक स्थिति में बिस्तर पर पड़ा हुआ था और इसको देखकर रोशनी देवी सूखा सिंह को भी गालियां देना शुरू कर देती है। अपनी बहू गुंजन को भी गालियां देना शुरू कर देती है। अब सूखा सिंह होता है मौका देखकर वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आज रोशनी देवी अपनी बहू गुंजन को कुछ नहीं कहती है और वो कहती है कि चुपचाप बैठी रहती है और गुंजन सोचने लगती है कि इसकी सास ने आज फिर उसे माफ कर दिया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सास उसके पति को सब कुछ बताने वाली है। जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो संजीव भी हार थक कर अपने काम से घर वापस आता है। उसके बाद रोशनी अपने बेटे संजीव को लेकर एकांत कमरे में जाती हैं। संजीव को कहने लगती हैं कि बेटा तुम्हारी बहू गलत रास्ते पर चल पड़ी है। पिछले दिनों में मैंने 2 लड़कों के साथ घर के अंदर पकड़ा था और आज कपड़ा बेचने वाला सूखा सिंह भी घर के अंदर आया था। उसके साथ ही मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। लेकिन ये सब्जी हर रोज खरीदती है, बैगन भी हर रोज खरीदती है और आज मैंने इसके लिए बैगन खरीद कर ला कर रखे थे। लेकिन तुम्हारी पत्नी को समझ नहीं आता। इस बात पर आज संजीव को बेहद गुस्सा आने लगता है। संजीव सोचने लगता है कि उसकी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है क्योंकि उसकी माँ कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। अब संजीव अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लग जाता है और जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो संजीव अपनी पत्नी गुंजन को कहने लगता है कि घर के अंदर कमरे में चलो और इसके बाद जो है गुंजन को लेकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और फिर वह उस बैगन को भी उठा लेता है। बैगन भी बड़े बड़े होते हैं। संजीव कुमार इन्हीं बैगन के साथ कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब गुंजन कमरे के अंदर चली जाती है। जब कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है तो फिर इसके बाद संजीव कुमार अपनी पत्नी के हाथ पैर को रस्सी से बांधना शुरू कर देता है। हाथ पैर रस्सियों के साथ बांधने के बाद मुंह पर कपड़ा बांध देता है। उसके बाद जो संजीव कुमार होता है इन्हीं बैगनों को उठाकर अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्से में डालना शुरू कर देता है और 2-3 बैगन इसके हिस्से में डाल चुका होता है और तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खोला जाता है। दूसरी तरफ रोशनी देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि इसके बेटे ने शायद कुछ गलत काम कर लिया है। फिर ये अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत कर दिया है। रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। रोशनी देवी घबरा जाती है। रोशनी देवी अपने पड़ोसी जनों को चिल्ला चिल्लाकर इकट्ठा कर लेती है। रोशनी देवी कहने लगती है कि मेरे बेटे ने अपनी पत्नी के कमरे के अंदर बंद कर लिया है। उसने खुद भी कुछ कर लिया है या अपनी पत्नी के साथ कुछ कर लिया है। शायद सब कुछ गलत हो चुका है। इस तरीके से पड़ोसी जन इस बात को मजबूर हो जाते हैं सोचने पर आखिर घर में क्या हो रहा है। पड़ोसी जन सभी जैसे ही दरवाजों को तोड़कर अंदर जाते हैं तो पड़ोसियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पड़ोसी जन देखते हैं कि गुंजन वहां पर मृत हालत में पड़ी हुई थी। उसके शरीर में काफी खून बह रहा था और उसका पति संजीव अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है। अब इनमें से एक पड़ोसी, उसका नाम अर्जुन होता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और मौके पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखते ही ये गुंजन की मृत हालत पड़ी हुई थी। उसका पति संजीव इसके पास बैठा हुआ था और आज इसके बाद पुलिस गुंजन के सांप को कब्जे में लेती है और इस लड़के को संजीव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और संजीव से पूछताछ करनी शुरू की जाती है। संजीव अपनी पत्नी की पूरी कहानी को सामने बयां करता है। पुलिस भी इसकी पूरी कहानी को सुनकर दंग रह जाती है और इसके बाद पुलिस इस लड़के के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लेती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान संजीव ने जो अपनी पत्नी गुंजन के साथ किया था वह सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करने का नहीं है, ना किसी की भावना दिल को दुखाना है, न किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराना है। मिलते हैं नई किसी घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।